नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में अलग अलग देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को लेकर भारत पर भी उसका असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच पिछले 4 दिनों से हम संघर्ष को देख रहे हैं। उससे पहले इज़राइल गज़ा पर हमले बोल रहा था। हमास और इज़राइल के बीच जो घटना घट रही है पिछले 6-8 महीने से, वो आपने देखा, आपने देख लिया कि पिछले 3 साल से कैसे यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष है। और ऐसे दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों में भी ऐसे ही संघर्ष हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत और भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका क्या हाल है, किस हाल में वो हैं और कैसे वो वापस लौटेंगे। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो यूक्रेन में पढ़ रहे जो खासकर मेडिकल के छात्र जो हैं, उनको वापस लाने की जद्दोजहद की गई थी यहाँ से, हिंदुस्तान से, और काफ़ी चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब ईरान में भी कुछ छात्र और कुछ भारतीय, कुछ नहीं बल्कि लगभग 10,000 भारतीय हैं ईरान में। 18,000 से 20,000 भारतीय जो हैं इंडियंस इजराइल में हैं। और इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर भारत पे पड़ रहा है, इन सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे 2 वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं। समीरात्मज मिश्र जी हैं और अतुल सिन्हा जी हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। एक ब्रेक के बाद एक पॉडकास्ट लेकर फिर हम आए हैं और चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत तो मैं बता ही दिया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है अतुल जी कि ईरान और इज़राइल की जब बात आती है तो भारत को फिर चूज करने में बड़ी दिक्कत होती है कि आप किसके साथ जाएं। ईरान, अगर पूर्ववर्ती सरकारें होती, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार होती, तो शायद यहाँ पर चूज करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ईरान के साथ हमारा एक पुराना संबंध है, पारस्परिक संबंध, संपर्क रहा है दोनों देशों के बीच। लेकिन इज़राइल को हम लोगों ने पहले तो मान्यता ही नहीं दी थी। हम लोगों ने फिलिस्तीन को बहुत पहले मान्यता दे दी। नैम का हमने यहाँ पर 7वां नैम सम्मेलन आयोजित किया 1983 में। इंदिरा गांधी और अराफात भी आए थे यहाँ पे। सब कुछ इतिहास में दर्ज है। लेकिन ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, इज़राइल भारत के साथ खुलकर आता है और साथ देने की घोषणा करता है। 2 ही देश हमने देखा जो हमारे साथ आए, एक इजराइल था, दूसरा अफगानिस्तान था। यही 2 देश दुनिया में हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन आज इस मौके पे जब आपको ईरान को अपने साथ लेना था, आपने इजराइल को अपने साथ लिया। और ऐसे में जो नेहरू जी की जो गुटनिरपेक्षता वाला जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत से हम कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आए। और क्या लगता है आप लोगों को, आप दोनों साथियों से खुले मंच पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। समीर जी आप चाहें तो आप शुरुआत कर सकते हैं, अतुल जी आप चाहें तो, जो भी चाहें। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक ऊहापोह वाली स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां भंवर में भारत फंस गया है। और भारत की विदेश नीति ने, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने इसे फंसा कर रख दिया है, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही विदेश नीति, कुछ ऐसा लगता है कि सरकार विदेश नीति में भी कुछ अलग दिखाने की कोशिश करने की कितनी हो रही है, वो और क्षेत्रों में भी दिख रहा है। और विदेश नीति में भी वो अलग करके अलग दिखाने की कोशिश में रहती है, ऐसा लगता है कई मोर्चों पर देखा गया। और हमें लगता है कि उसी का नतीजा रहा। और विदेश नीति जिस तरह से होती है कि राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री दूसरे देशों में, वहाँ पर जो उनके दौरे और मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, दोनों में बड़ा फ़र्क रहता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग उनकी आवभगत कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग सारे प्रधानमंत्री की आवभगत करते हैं जो भी जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ इवेंट बनाकर उन चीज़ों को देखा गया। लेकिन दूसरे देशों के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं, उनमें उनके साथ हमारी जो ट्रेड डील हो रही है वो कैसी हो रही है, ये सब चीज़ें, और एक दूसरे की मदद में हम कितना आगे रहते हैं, कितना पीछे रहते हैं, इन सब का नतीजा दिखाई पड़ गया कि जो विदेश नीति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ केवल 2 देश खड़े दिखाई पड़े।
टर्की के साथ दो ही नहीं बोलिए डेढ़ जी हाँ क्योंकि हमने अब अफगानिस्तान के साथ आने ना आने का क्या है, अगर वो आए वो भी आपके लिए और ऐसे भी तालिबान सरकार को हमने मान्यता नहीं दी है वही वो इसीलिए आया ही है कि आप उसको मान्यता कई सारी शर्तों के साथ आया, शर्तों के साथ आया। तो ये चीज़ दिखा रही है कि विदेश नीति जा किधर रही है। टर्की में बहुत, जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, सबको याद है किस तरह से भारत ने मदद की थी। इतनी इस पर्सनल लेवल की सरकारों के साथ जो रिलेशनशिप है, इसके बाद भी अगर टर्की आपके साथ नहीं खड़ा है, वो न्यूट्रल रहता, लेकिन वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, विदेश नीति तय करने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और या फिर उनकी लाइन अलग है। वो किस लाइन पर जा रहे हैं उसकी क्लैरिटी उनको भी नहीं है, क्योंकि सरकारें कोई भी आती रहीं, विदेश नीति का जो एक फॉर्मेट बना हुआ है उससे कोई बहुत अलग नहीं जाया जाता है, ना तो कोई अभी तक गया है। लेकिन सवाल ये है समीर जी कि ये जो पूरा मामला है ना, विदेश नीति तो हमारे तमाम देशों के साथ वो है, लेकिन अभी जो मौजूदा जो सवाल है वो ये है कि जो 4 दिनों से जो स्थितियां हैं इजराइल और ईरान के बीच की जो लड़ाई है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, ये देखने की बात है कि भाई देखिए 2 देश हैं, 3 देश हैं, पीछे से अमेरिका का सपोर्ट है। ईरान अमेरिका की लड़ाई आज से नहीं, दुनिया जहान जानती है कि कैसे तेल को लेकर के मारामारी मची हुई है और कैसे ईरान को ये लोग अपने आप को मजबूत करने से रोकने की जो तमाम कोशिशें ईरान करता रहा है, या फिर परमाणु शक्ति बनने की जो उसकी एक कोशिश है। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये खेल तो चलते ही रहे हैं, लेकिन इस पर पिसता कौन है? मूल सवाल ये है कि भाई चाहे वो भारतीय नागरिक हों या विदेशी नागरिक हों, आम लोग, आम जनता, आम छात्र इसके शिकार होते हैं। ठीक है, उन्होंने परमाणु कार्यक्रम रोकना था, हमला किया, इजराइल के थ्रू हमला करवाया, और वहाँ के साइंटिस्ट को, वहाँ के जो तमाम रक्षा के जो एक्सपर्ट्स थे उनको मार गिराया। जाहिर सी बात है ईरान ने बौखला करके हमला किया, और ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और इसमें शांति वार्ताएं और सीज़ फायर जैसी कोशिशों का भी जो एक खेल है वो चलता रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है कि भाई इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए और ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब ये पहले लड़ा दो 2 लोगों को, पहले शांति पहले लड़ाइए, फिर क्रेडिट ले लो। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यही है कि भाई इसमें मरता कौन है, इसमें परेशान कौन होता है? 2 बातें हैं लेकिन अतुल जी कि पहली बात ये है कि आप किस खुफिया जानकारी के आधार पे कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। यूरेनियम संवर्धन, जो मतलब यूरेनियम को संरक्षण और उसको वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए जो जगह है इनका, वो आप यूरेनियम तो रख रहे हैं, लेकिन आपने ये कतई नहीं कहा है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। जब आप परमाणु बम नहीं बना रहे हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में आप सद्दाम हुसैन को आपने मारा था। बिल्कुल। आपने कहा कि उसके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं और इराक को ख़त्म करना चाहिए। सद्दाम हुसैन को आपने पकड़ा, उसके बाद आपने फांसी पे लटका दिया। बाद में क्या मिला? इराक में वैसा कोई ख़तरनाक हथियार या वैसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे दुनिया तबाह हो सकती थी। आज आप ईरान को भी उसी राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान कह रहा है, और ईरान ही नहीं, अमेरिका का खुफिया विभाग कह रहा है कि इनकी योजना परमाणु बम बनाने की नहीं है। ये यूरेनियम संरक्षण कर रहे हैं, यूरेनियम को यहाँ इकट्ठा ज़रूर कर रहे हैं, और वो खुले तौर पे कह के। बिल्कुल जी। उसके बाद आप परमाणु हथियारों के खात्मे की ओर भी बढ़ रहे थे। आपने उस ट्रीटी पे साइन भी किया था, सब कुछ था। ईरान ने कहीं वो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल के लिए ये देश, इजराइल की मनमानी को रोकना है, तो इजराइल आगे बढ़ रहा है। लेकिन इजराइल, देखिए इजराइल इतना स्ट्रांग है, पूरी दुनिया की निगाह इजराइल पर, एक छोटे से देश पर है। वो उसको स्ट्रांग बना कौन रहा है? अमेरिका बना रहा है। और हर वक्त अमेरिका
जो है वो अपने जो तमाम पूरी दुनिया में उसकी जो लड़ाइयाँ चलती हैं, या जिस तरह से वो छोटे छोटे ऐसे देशों को अपना हथियार बनाता है और उसके पीछे तो पूरी ताकत उसकी रहती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जब ट्रंप, जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ट्रंप का रवैया कि पूरी दुनिया के प्रति क्या रहा, ख़ासतौर से भारत पाकिस्तान को ही ले लीजिए, अभी ताज़ा उदाहरण वही है, और हर पूरी दुनिया में वो गाते फिर रहे हैं कि हमने सीज़ फायर करा दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी आराम से विदेश घूम रहे हैं, उन्होंने एक शब्द कुछ नहीं कहा। वही हाल अब यूक्रेन को लीजिए, यूक्रेन में हमारे जो जितने छात्र वहाँ फंसे थे सबको लेके आए, यहाँ क्या हुआ उनका? ईरान से भी ले आएंगे। ईरान ने कह ही दिया कि हमारे हवाई मार्ग बंद है, लेकिन आप नीचे से जा सकते हैं, बॉर्डर से जा सकते हैं। उसने कह दिया कि आप अपने लोगों को ले जाइए सेफली, तो उसने सारा रास्ता दे दिया, आप ले जाइए। लेकिन वो आएंगे, फिर वही सवाल होगा कि वो करेंगे क्या, जैसे कहाँ पढ़ेंगे, उनको कहाँ जगह दी जाएगी। और तो और सीधी सी बात है कि जो हमारी सरकारें हैं, दक्षिण पंथी सरकारें हैं, वहाँ तो इस्लामिक देश हो गया, कहीं भी दिमाग में अगर ये बात आ गई तो वो उनके दुश्मन हो गए। बिल्कुल। जो मानसिकता है, सवाल यहाँ है कि इस मानसिकता के तहत ये पूरी की पूरी विदेश नीति भी बन रही है, और पूरी की पूरी जो इनकी रणनीति है, वो जो भी बयान भी आते हैं, बयान तो आते भी नहीं ऐसे मौक़ों पे, तो ऐसे सेंसिटिव मौक़ों पे तो बयान ही नहीं आते। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है इस पूरे। नहीं, एक चीज़ यहाँ चिंता की बात एक और भी है कि आप खुले तौर पे इजराइल का साथ दे रहे हैं। अभी 12 जून को ही, 4 दिन पहले, यूनाइटेड नेशन महासभा में गजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर, तत्काल सीज फायर को लेकर वोटिंग हुई। 149 देशों ने, यानी 149 कंट्रीज ने उसमें उसके पक्ष में वोट दिया, 12 कंट्री ने विरोध में वोट दिया, और 19 कंट्रीज जो इसमें हिस्सा नहीं लिए, उसमें से भारत भी था। आप खुले तौर पे, अब गजा आपकी भारत की एक पॉलिसी होती थी जिसमें आप फिलिस्तीन के साथ दिखाई देते थे। फिलिस्तीन या किसी छोड़ दीजिए किस कंट्री के साथ, किस जहां भी मानवाधिकार की मानवाधिकार, बिल्कुल वही कहने वाला था मैं, कि जहां भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके खिलाफ आप खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जो प्रताड़ित हैं। वही तो था भारत का गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, यही पंचशील का सिद्धांत। उसके बाद तो ये सब नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, उसको तमाम सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, बीच में और लोगों की सरकारें आई, मिली जुली सरकारें रहीं, लेकिन सब कुछ हुआ और हमने कुछ अपने सैद्धांतिक बातों को नहीं छोड़ा था। लेकिन अब हम मूलतः उन चीज़ों को बिल्कुल जड़ से मिटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आप, अगर आप आज ईरान के साथ नहीं हैं, आप ईरान का साथ नहीं दे सकते। अब एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दे दिया है। न सिर्फ साथ दिया है, बल्कि OICs को, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनको साफ साफ कह दिया है कि आप साथ दीजिए, अपील की है पाकिस्तान ने जी। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ में था, तो यहाँ पाकिस्तान का 2 मकसद पूरा हो रहा है। एक, वो इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ रख रहा है, चूंकि चीन भी ईरान का साथ दे रहा है खुले तौर पे, रशिया मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, मेडिएशन के लिए तैयार है दोनों देशों के बीच। जब यानी रूस भी करीब नजर आता है, रूस और चीन के बीच गहरी दोस्ती चल रही है आजकल, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच। तो ये सब उस क्लब में जाते, पाकिस्तान उस क्लब में जा रहा है जिस क्लब में रूस है, चीन है, ईरान है, मध्य पूर्व एशिया है, ये सारे देश जो हैं इधर हैं। बिल्कुल। और जब ये पूरा है तो भारत कहाँ है? भारत तो अलग थलग हो जा रहा है। भारत तो न तो इधर है ना इधर है, अजीब स्थिति है भारत की। नहीं, और एक चीज और भी है समीर जी, अतुल जी, कि जिस इजराइल ने अपने आप को आगे किया, झोंका, वो किसके दम पे झोंका था? अमेरिका के दम पे। ट्रंप साहब बोल रहे हैं जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच डील करवाई, ट्रेड की बात का वास्ता देकर सीज फायर करवाया, वैसे ही इन दोनों के बीच भी ट्रेड का वास्ता दूंगा और सीज फायर करवाऊंगा। अब क्या करेगा फिर इजराइल? और अगर इजराइल यहाँ मात खाता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या भारत मात नहीं खाएगा? और क्या, यही सवाल तो उठने लगा ना कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद
सीज फायर पे हम तैयार हुए, वो एक अलग मसला है कि लगातार ट्रंप बोल रहे हैं और फिर बोल दिया उन्होंने 14वीं बार। पाकिस्तान की विदेश नीति और डिप्लोमेसी कहीं बेहतर दिखाई पड़ी, जो एक उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है उस लिहाज से आप देखिए। एक तो उसने आतंकवादियों को भेजकर भारत में हमले करवा रहा है, लोगों की जान ले रहा है। दूसरे किस तरह से जाकर वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे पैसा भी उठा के ले आया। यही नहीं, उसका चीन और तमाम देश जो है वो खुलकर उसके साथ में भी आए, और ये उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की निगरानी के लिए जो समिति बना रहा है उसमें उसको रखे दे रहा है। अब भारत की कहाँ चली गई विदेश नीति? यहाँ एक समय में जो आप नाम की बात कर रहे हैं, यानी जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, पूरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उनको लीड कर रहा था भारत। आज भारत का साथ देने के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। पड़ोसी देशों के साथ हमने संबंध ऐसे कर लिए हैं कि एक भी पड़ोसी देश से हमारे बेहतर संबंध नहीं है, किसी से भी नहीं। नेपाल से भी आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं है। जो सबसे करीबी, उसको कहा ही नहीं जाता कि भारत से बिल्कुल अलग है, उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। फिर कौन सी विदेश नीति? और जो एक बहुत बड़ा फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि डंका बज रहा है, डंका बज कहाँ रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। कहीं तो दिखाई पड़े, या केवल वहीं डंका बजता है जहां 50,000 की अपनी जुटाई हुई भीड़ होती है और वहां प्रधानमंत्री जी अपना मोनोलॉग सुनाते हैं। नहीं, अब तो प्रूफ है ना, प्रमाण है, दिखाई पड़ गया जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो आंखों से आप देख रहे हैं उसमें क्या प्रमाण देना है? दिख रहा है कि आपके ऊपर जब आपात स्थिति आई, इमरजेंसी के हालात आए, जब आप और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान जब जूझ रहे थे, लड़ रहे थे पाकिस्तान से, हमने क्या उन 4 आतंकियों 5 आतंकियों को पकड़ लिया? अभी तक पहलगाम वाले घटनाक्रम में नहीं पकड़ पाए हम। कौन सा देश है जिसने भर्त्सना कर दी पाकिस्तान की? आतंकवाद के खिलाफ तो सब खड़े हैं, लेकिन खुले तौर पे किसने कहा कि हम पाकिस्तान की भर्त्सना करते हैं? अमेरिका ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों को लेकर आतंक को वो करता है, पोषित करता है। लेकिन ये आतंकवाद जो है ना, बड़ा वेग टर्म हो गया आज की तारीख में। अगर देखिए तो आतंक का नाम ले करके ये पूरी दुनिया में जिस तरह से अरबों खरबों का खेल चल रहा है ना, सही कह रहे हैं इसमें कहीं भी कौन आतंकवादी और कौन नहीं, इसकी पहचान करना ही मुश्किल है। आप लिस्ट बनाते रहिए, आतंकवादियों की लिस्ट देते रहिए, कोई ना तो पहचान करने वाला है, ना कोई उन आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाला है। ये सिर्फ कहने की बातें, ऐसा लगता है आम लोगों के हिसाब। जिसके ऊपर पड़ गई फिर उसी को महसूस हो रहा है। अमेरिका में हमला हो गया तो उनको लगा कि आतंकवाद कोई चीज है, उसके बाद फिर वो, और नहीं, अमेरिका ने अपना काम खत्म कर लिया। वही अमेरिका को लगा कि हाँ 9/11 जिसने करवाया उसको आके पाकिस्तान में मार के लेके चला गया। भारत को भी लगा, उसने भी किया, सेना ने। लेकिन यहाँ पर आया एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा, वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा कि हम ट्रेड रोक देंगे, भारत ने कहा ठीक है हम रोक दे रहे हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सवाल बार बार उठता है कि आप की मतलब नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार की विदेश नीति क्या है? आज भारत अलग थलग पड़ गया है, और ऐसे में जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, शुरुआत जिससे हमने की जी, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, हमको यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन से भारतीयों को लाने में भी हमारी हालत खराब हो गई थी जी। अच्छा, एक तो लेके चलिए आ भी गए, पोलैंड के रास्ते आए, याद होगा आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर उनका एडमिशन, उनका भविष्य तो बिल्कुल चौपट हो गया। जो करवा पाए एडमिशन करवा पाए। भारत सरकार की छात्रों के प्रति क्या नीति है? जो विदेश में रह रहे हैं, आपात स्थिति में वो अगर आ जाते हैं तो क्या आगे पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इसको लेकर भारत सरकार को, अगर आपके पास इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी, ऐसी चुनौतियां पैदा नहीं हुई थी, अब तो पैदा हो गई। कोरोना काल के बाद जैसे बहुत सारी चुनौतियां पैदा हुई कि कोरोना काल में हॉस्पिटल्स नहीं थे, एम्बुलेंसेज की दिक्कत थी, मेडिकल सुविधाएं, उसके बाद आपने कितना बढ़ाया। वैसे ही है, ये छात्र वापस आए, उनके लिए आपने क्या सुविधाएं पैदा की? हमारे देश में कितने इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिया आपने। अभी ईरान और इजराइल की बात है, कल को कोई और देश की बात होगी, वहाँ से भारतीय लौट के आएंगे तो कैसे उनको लौट लेकर आएंगे आप? उनके लिए आपकी क्या चिंता है? चाहे जॉर्जिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, कि सीरिया हो, या गज़ा पट्टी हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, इन सब देशों में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो भारत सरकार को इस पर तो ध्यान देना ही होगा ना। और इन सब के बीच ये तो आपको करना होगा कि हमारी विदेश नीति है क्या।
नरेंद्र मोदी जी अब G7 की बैठक में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में पहुंच चुके हैं वहाँ। अभी जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कनाडा की धरती को छू चुके हैं। लेकिन कनाडा की धरती को छूना मात्र नहीं होता, वहाँ से क्या लेके आएंगे आप? अब उस पर भी आप देखिए G7 में खैर कैसे इनविटेशन मिला, एक अलग मुद्दा है। वहाँ भी जो तमाम अलगाववादी सिख संगठन है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाने का जो फैसला है, अब उसको यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। टर्की को लाल लाल आंख दिखा दिया है वहाँ जाकर उन्होंने। जैसे वो मालदीव के साथ जब संबंध बिगड़े तो फिर उस बीच पर द्वीप पर बैठे हुए थे मोदी जी कि अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी से पता चल रहा है कि कैसी विदेश नीति बन रही है, बिल्कुल दिशाहीन किस्म की। अब आप टर्की से साइप्रस की क्या तुलना करेंगे? यहाँ भी अडानी फैक्टर सामने मेन फैक्टर वही है। तो ये आपने बिल्कुल सही कह दिया कि असली फैक्टर वही है भाई। अडानी का इंटरेस्ट पूरा करना है तो उनको वहाँ जाना है। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। जब आप अडानी का नाम ले रहे हैं तो दो बातें हमारे श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी सोचना चाहिए, मतलब उनकी जानकारी होगी उनको। एक तो ये हाइफा पोर्ट जिसको संचालित अब अडानी साहब कर रहे हैं। दूसरा ये हो गया इजराइल का मामला। और अगर ईरान नहीं, साइप्रस आइए तो साइप्रस में जो 36 गोल्डन पासपोर्ट रखने वाले लोग हैं साइप्रस के, उसमें से एक अडानी साहब के भाई साहब भी हैं जी, विनोद अडानी जी, वो भी हैं। तो रिश्ते तो दोनों साइड है ना, साइप्रस में भी है और रिश्ता जो है इजराइल में भी है। और जब और साइप्रस टैक्स हेवन कंट्री इजराइल भी है, वहाँ से तमाम जो शेल कंपनियां हैं अडानी की, कहा बताया ही जा रहा है कि वो वहाँ पर से संचालित हो रही है। इसलिए ये कोई वेग नहीं और कोई झूठी खबर नहीं, जो है वो है। ये है नरेंद्र मोदी जी की यात्रा कनाडा होने वाली है, ये तो हम सबको पता था। लेकिन क्रोएशिया और साइप्रस जाएंगे ये पता नहीं था। क्या अचानक बना है? विदेश मंत्रालय को इसका भी खुलासा करना चाहिए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करे, साफ करे। हमारे आपके से मतलब इस देश की जो 140 करोड़ आबादी है उसके सामने स्पष्ट करे कि हमारी विदेश नीति क्या है, हम किसके साथ हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक जो स्थितियां हैं, तमाम मौके ऐसे आए जब हम लगातार शून्य की स्थिति में हैं। मतलब हम कुछ भी साफ नहीं कहते, एक आध बयान कहीं से आ जाता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन वो भी मुद्दे पर केंद्रित नहीं होता। वो कहीं ना कहीं गोल मोल करके अपनी बात रखने वाली स्थिति होती है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खैर इस विषय पे और चर्चा करेंगे हम लोग। आज पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और इस पॉडकास्ट में 2020 का ही रहता है अपना, यानी 20 मिनट का पॉडकास्ट। 2020 बिल्कुल धारदार अपनी बातें। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे जो छात्र वहाँ फंसे हैं, लोग वहाँ फंसे हैं, अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो निश्चित रूप से उनके लिए खतरा तो है ही। उनको वहाँ से जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, ये उम्मीद की जानी चाहिए। जो भारतीय छात्र या भारतीय वहाँ पे चाहे वो किसी भी रूप में वहाँ हों, काम करने, कामकाजी भारतीय हों या किसी पारिवारिक माहौल में वहाँ हों, जैसे भी हों, ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, वो संबंध और प्रगाढ़ हों। और चाबहार से लेकर बहुत सारे, ईरान की बात अगर करेंगे तो बहुत सारे बातें और भी आएंगी, लेकिन उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि ईरान के साथ हम लोग अगला एपिसोड कर सकते हैं कि ईरान के साथ हमारे जो नैसर्गिक संबंध हैं वो कैसे हैं, कितने प्रगाढ़ रहे हैं, जिसको अब ख़त्म किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? चर्चा करेंगे इस पर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट, चर्चा में ही एक सब्जेक्ट आ गया, ये वादे के साथ। अगला एपिसोड ईरान पे हम करेंगे स्पेशली। लेकिन आज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समीर जी आपका, अतुल जी आपका, और आप तमाम साथियों, आप लोग बने रहे, इस चर्चा को आप लोग सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस प्रोग्राम को पहुँचाइए और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मुझे और हमारे दोनों साथियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।